सो हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है सिटीजनशिप्स। आर्टिकल जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो है आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, पहले एक ब्रिटिश इंडिया था, उसके बाद पार्टीशन हुआ, एक बना इंडिया, एक बना पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, वो डेट थी 26 जनवरी 1950। इस डेट को और उसके बाद कौन लोग इंडियन सिटीजन थे, कौन नहीं थे, किनको इंडियन सिटीजनशिप मिली थी, वो इस पार्ट से डिसाइड हुआ था। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बट आज की तारीख में आज कौन इंडियन सिटीजन है, कौन किसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, वो सब डिसाइड होता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू, ना कि पार्ट 2 के थ्रू। ठीक है, अब अपन इसके अंदर जो आर्टिकल्स इंक्लूडेड है उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। अ पर्सन विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही इज बॉर्न और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स इज बॉर्न इन इंडिया और डोमिसाइल इन इंडिया। यहाँ तो वो, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं और वो डोमिसाइल है, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। ठीक है, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो ब्रिटिश इंडिया के बाद अपने दो बने, एक इंडिया एक पाकिस्तान। बहुत से लोग ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, बहुत से लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। तो आर्टिकल 6 उन लोगों के बारे में बात करता है। ठीक है, पहले अपन समझते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। ये उन लोगों के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ठीक है, माइग्रेशन में पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे जो लोग, उन लोगों के राइट्स के बारे में, उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में कौन से आर्टिकल बात करता है, वो है आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ अ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें एक डेट है 19 जुलाई 1948। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, एमसीक्यू के पर्पज से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से समझ लीजिएगा, ढंग से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब दो पार्ट है इस आर्टिकल में। पहले तो इस डेट से पहले जो लोग आए थे उनके बारे में, और इस डेट से बाद में जो लोग आए थे उनके बारे में। सबसे पहले अपन इस डेट से पहले जो लोग आए थे ना, उनके बारे में बात करते हैं। या तो वो, या उनके पेरेंट्स, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट, ही शुड हैव रिसाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। अगर ये दोनों पार्ट अगर आप मान रहे हैं, दोनों पार्ट में आप रह रहे हैं, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर इन दोनों पार्ट में आप नहीं हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बहुत से लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद में इंडिया में आए। ठीक है, पाकिस्तान से। ठीक है, पहली कंडीशन इसमें भी सेम है, या तो वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात, वो इंडिया में आए हैं ना, उसके बाद एटलीस्ट फॉर द 6 मंथ्स वो लोग इंडिया में रह चुके हैं। ठीक है, तो ही वो लोग एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, बट उनको कोई भी कंडीशन से, कोई रीजन से पाकिस्तान पसंद नहीं आया, तो वो लोग पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए। उन लोगों के बारे में बात करता है आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू द पाकिस्तान। पहली कंडीशन इसमें भी सेम है, या तो वो या उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो। ठीक है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन वो है जो आफ्टर डेट वाली थी, सेम ही हैड रिसाइडेड इन इंडिया आफ्टर माइग्रेशन फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने से वो इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 है सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इसमें मैंने एक्सेप्ट पाकिस्तान क्यों लिखा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो माइग्रेंट्स थे ना, पाकिस्तान से जो लोग आए थे, उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं पहले ही आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 के अंदर। तो इसके अलावा जो भी कंट्री है जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग रह रहे हैं, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, वो बात करता है आर्टिकल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरली एक्वाइजिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन। बहुत से लोग ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होने से पहले ही किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले चुके थे। ठीक है, वो लोग इंडियन सिटीजन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलती। अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन हैं और आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो यू कांट बी द इंडियन सिटीजन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 10, कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। इट इज ओनली सब्जेक्टेड टू द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और आर्टिकल 11 यही है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी नया लॉ या फिर कोई भी लॉ को चेंज कर सकती है रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, और ऑन दैट डे जब वो लॉ एनफोर्स हो जाएगा, जब वो अमेंडमेंट एनफोर्स हो जाएगा, उस टाइम के बाद से उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, ये तो हो गई कमेंसमेंट की बात। कमेंसमेंट के टाइम में सिटीजन कौन थे, वो तो अपन ने पार्ट 2 से डिसाइड कर लिया। बट एट प्रेजेंट की बात करें, आज के दिन में इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है गेनिंग का, क्या प्रोसेस है लूजिंग का, वो सब अपन डिसाइड करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू। ठीक है, पहले अपन गेनिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 5 वेज हैं। पहला है बर्थ, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन, पांचवा है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इन पांचों को अपन एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बाय बर्थ। एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर और ऑन 26 जनवरी 1950, या तो 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद जो भी इंडिया में बर्थ लिए जिसने भी, ठीक है, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स बर्थ और पेरेंट्स नेशनलिटी। ठीक है,
सिंपल सी बात, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी लोग इंडिया में जिनका बर्थ हुआ है, जिन भी बच्चों का बर्थ इंडिया में हुआ है, दे विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे कैन एक्वायर द सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव कि उनके पेरेंट्स किसी और कंट्री के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं अपन, बाय डिसेंट। पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1952। सिंपल सी बात, 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1952 से जितने भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मतलब जिनके फादर इंडियन हैं, ठीक है, और वो लोग आउट ऑफ इंडिया बॉर्न हुए हैं, तो दे कैन कम टू इंडिया एंड एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इससे पहले जो था ना, उस टाइम तक वो था फादर, सिर्फ फादर होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, मदर होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मदर होगी तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बट बाद में एक अमेंडमेंट आया था, उसमें फादर और मदर दोनों इंक्लूड कर दिए थे, एनी ऑफ द पेरेंट्स कर दिया था। उस अमेंडमेंट के बारे में अपन इसी वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करता हूँ मैं, बाय रजिस्ट्रेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई अगर एप्लीकेशन देता है ही वांट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और अगर वो फॉलोइंग कैटेगरीज में फॉल करता है, उस कैटेगरीज के बारे में अपन बात करेंगे, अगर वो इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो दे कैन एक्वायर द सिटीजनशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप दे सकती है। ठीक है, अब उन कैटेगरीज की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली है कि वो 7 साल से इंडिया में रह रहा है। ठीक है, 7 साल से इंडिया में रह रहा है कंटिन्यू। ठीक है, सेकंड है कोई भी लड़की, कोई आउट ऑफ इंडिया की लड़की आके इंडियन लड़के से शादी करती है और वो 7 साल से इंडिया में रह रही है उसके साथ या उसके अलग, ठीक है, तो शी कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन की। इट कैन बी एक्वायर्ड बाय द फॉरेनर। ठीक है, फॉरेनर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, कौन? जो 12 आउट ऑफ 15 ईयर्स से इंडिया में। अब ये 12 आउट ऑफ 15 ईयर्स को वापस समझते हैं। 1 साल तो कंटिन्यू, जो लास्ट 1 साल है ना वो तो कंटिन्यू, और उससे पहले 11 आउट ऑफ 14। ठीक है, वो अगर इंडिया में 11 + 1 हो गया 12 आउट ऑफ 15 ईयर्स अगर वो इंडिया में है तो दे कैन एक्वायर द सिटीजनशिप बाय गिविंग द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 5वें पॉइंट की, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये अपन यूनियन एंड टेरिटरी में भी पढ़ा था अपन ने कि अगर कोई टेरिटरी इंडिया एक्वायर कर लेती है या कोई भी टेरिटरी इंडिया में आना चाहती है तो उसकी टेरिटरीज को इंडियन टेरिटरीज में माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे भी है, अगर कोई टेरिटरी इंडिया एक्वायर करती है या फिर कोई भी टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनना चाहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको मार दिया नहीं जाएगा या फिर उनको कहीं भगा दिया नहीं जाएगा, वो वहीं रहेंगे, एंड फ्रॉम दैट डेट, नोटिफाइड डेट, दे विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे विल बी हैविंग द राइट टू वोट, और सारी राइट जो इंडियन सिटीजन्स को मिलती है उनको भी मिलेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये तो वही गेनिंग की बात, अब अपन बात करते हैं लॉस की। सिटीजनशिप बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें सिटीजनशिप लॉस हो जाती है। ठीक है, सिटीजनशिप चली जाती है। सिंपल से बात है, पहला विलिंगली गिविंग अप सिटीजनशिप। ठीक है, अगर कोई आदमी विलिंगली बोलता है मुझे इंडियन सिटीजन नहीं रहना, वो अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। बट उसके साथ साथ उसके जो माइनर चाइल्ड है, जो 18 से नीचे है, 18 बिलो 18 जो बच्चे हैं, उनकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी। बट एक कंडीशन है, वो जो है ना माइनर चाइल्ड, वो अपनी सिटीजनशिप रीगेन कर सकते हैं जब वो मेजर हो जाएंगे, जब वो अबाव 18 हो जाएंगे, दे कैन रीगेन देयर सिटीजनशिप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, बाय टर्मिनेशन। When an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of the another country, his citizenship automatically terminates. कोई भी इंडियन सिटीजन किसी और कंट्री में जाता है और उसकी सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप डायरेक्टली टर्मिनेट कर दी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में बताया, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ना कि ड्यूल सिटीजनशिप। अगर आप किसी और कंट्री की जाके सिटीजनशिप ले लेंगे तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगी। फ्रॉम दैट डे यू विल नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की, बाय डिप्रीविएशन। इट इज़ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप इन पॉइंट्स में से कोई भी चीज़ करते हैं, इन 5 पॉइंट्स में से, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। सबसे पहला तो है अगर आपने अपनी सिटीजनशिप किसी फ्रॉड एक्टिविटी से या किसी फ्रॉड डॉक्यूमेंट के थ्रू ली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन पढ़ते हैं, अगर आप डिसलॉयल्टी दिखा रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तब भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ, अगर आप कोई भी अनलॉफुल ट्रेड या फिर कोई भी अनलॉफुल कम्युनिकेशन किसी एनिमी कंट्री के साथ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है, किसी अपनी एनिमी कंट्री के साथ अपना वॉर चल रहा है और आप उस टाइम कोई कम्युनिकेशन उनके साथ करते हैं, कोई भी तरीके की बात उन तक पहुंचाते हैं, तो आपकी सिटीजनशिप डायरेक्टली टर्मिनेट कर दी जाएगी, डायरेक्टली आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। ठीक है, फोर्थ, द सिटीजन जिन्होंने भी सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से ली है और उसके 5 साल के अंदर अंदर उनको किसी और कंट्री में 2 साल की जेल हो गई, तो भी उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी। 5 साल के अंदर अंदर 2 साल की जेल किसी और कंट्री में अगर हो जाती है तो आपकी सिटीजनशिप डायरेक्टली चली जाएगी। ठीक है, अब अपन इसमें लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई सिटीजन डायरेक्टली 7 साल से कंटिन्यूसली बाहर रह रहा है, एक बार भी इंडिया नहीं आया है, कंटिन्यूसली 7 साल से बाहर है, तो उसकी सिटीजनशिप भी डायरेक्टली टर्मिनेट कर दी जाएगी, वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। जैसे कि मैंने प्रीएम्बल वाले वीडियो में बताया था कि प्रीएम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। ठीक है, वैसे ही सिटीजनशिप भी बहुत सी बार अमेंड किया गया है, अपन धीरे धीरे उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले सिटीजनशिप में अमेंडमेंट आया 1986 में, ठीक है। बाय बर्थ वाला जो पॉइंट था ना, उसमें 1987 डेट ऐड कर दी गई। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो 1987 के बाद पाकिस्तान से माइग्रेंट होकर जो लोग आए, ठीक है, बांग्लादेश के कोई लोग आए और उन्होंने यहाँ पे किसी बच्चे को जन्म दिया, तो उसको डायरेक्टली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होंगे तो ही उनको सिटीजनशिप मिलेगी। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1992 में हुआ बाय डिसेंट में, जहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अगर फादर आपके सिटीजन है इंडिया के तो ही आपको मिलेगी, उसको हटा के इन्होंने कर दिया था एनी ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आपकी फादर या मदर दोनों में से कोई भी इंडियन सिटीजन है और आपका बर्थ कहीं और हुआ है तो भी आप सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं इंडिया की, ठीक है। 2003 में पहली बार इंडिया ने ड्यूल सिटीजनशिप के बारे में बात की। प्रॉपरली ड्यूल सिटीजनशिप आज भी नहीं है, उन्होंने उस टाइम लिया नहीं था, बस सिर्फ एक OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड इशू किया था बहुत से लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, OCI कार्ड के थ्रू उनको कुछ राइट्स मिल रहे थे, सारी राइट्स नहीं मिल रहे थे, जैसे राइट टू वोट उनको नहीं मिल रहा था, बट कुछ राइट्स उनको प्रोवाइड कर दिए जाते थे, ठीक है। तो OCI कार्ड उन्होंने इशू किया 2003 में, ठीक है। 2015 में एक बार फिर से अमेंडमेंट हुआ, उसमें PIO कार्ड को OCI कार्ड के साथ मर्ज कर दिया गया। PIO कार्ड क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं ना, उनको भी एक कार्ड मिलता है, ठीक है। इन दोनों कार्ड्स को मर्ज कर दिया गया और उन लोगों को कुछ राइट्स दिए गए। फिर से वही बोल रहा हूँ, सारे राइट्स नहीं दिए गए थे, दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट उनको एक कार्ड इशू किए जिसके थ्रू उनको कुछ राइट्स मिले, जैसे कि वीज़ा मिलने में आसानी वगैरह, बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे राइट्स उनको मिले, ठीक है। अब ये रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको बहुत से लोगों ने ट्रॉल भी किया, बहुत से लोग इसके फेवर में थे, बहुत से लोग इसके अगेंस्ट में थे, और जो टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था, ठीक है। आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। इसके बारे में 2 पॉइंट्स थे इसमें। तो इसमें सबसे पहले बात हुई 2019 के अमेंडमेंट में, सबसे पहले बात हुई माइनॉरिटीज़ के बारे में। जो भी अपनी पड़ोसी कंट्री है, बांग्लादेश हो गई, पाकिस्तान हो गई, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है लाइक हिंदू, सिख, ईसाई, इन लोगों को तो इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप देगी, बट जो वहाँ पे मेजोरिटी में है जैसे कि इस्लामिक कंट्री, उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट था रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरलाइजेशन, दैट वाज 12 ईयर्स, ठीक है। नेचुरलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी, जो अपन ने यहाँ पढ़ी थी, मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। जो यहाँ पे 12 ईयर्स थी ना, ये जो अपने यहाँ पे 12 पीरियड थी, 11 + 14 और एक कंटिन्यूस वाली, इसको हटा के इसके अंदर 6 कर दी गई थी, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, आर्टिकल समझ में आ गए हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 भी समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछिए, आई विल आंसर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।